Here we were discussing the difference between the tubotympanic and the एटिकोएंट्रल टाइप। इसमें मैंने आपको बताया कि आपका जो अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और जो है इस तरह से आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, तो आपकी जो एटिकोएंट्रल टाइप होती है वो आपकी एटिक वाले पोर्शन में बनता है, जबकि आपके पास जो ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप है उसमें आपकी परफोरेशन जो होती है वो हमारे पास एंटीरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट में होती है। ठीक हो गया, सेंट्रल परफोरेशन होती है। अब आप देखें तो ये हमारे पास पार्स टेंसा में लाइक आ रहा है ट्यूबोटिम्पैनिक, और जो आपके पास एटिको एंट्रल है वो आपके पास जो है पोस्टोस्पियर क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और जो है पार्स फ्लेसिडा में हुआ है। ठीक हो गया। अब ये परफोरेशन है, मीन्स सुराख हुए में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। और मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास एटिको एंट्रल होती है उसमें आपके पास गंदी जो है स्मेल आ रही होती है, पस होती है और थोड़ी सी होती है डिस्चार्ज। और ट्यूबोटिम्पैनिक में आपके पास म्यूकोइड हाइड्रोलाइस होगा। ठीक हो गया। ग्रैनुलेशन ऑफ पॉलिप्स किस में कॉमन है? एटिको एंट्रल टाइप में। कोलेस्टोटोमा किस में कॉमन है? एटिको डेंजरस वाले टाइप में। कॉम्प्लिकेशंस किस में होंगी? जो डेंजरस वाली है। ठीक है। ऑडियोग्राम में जिसमें कोलेस्टोटोमा बना हुआ है उसमें हमारे पास कंडक्टिव हेयरिंग लॉस भी होगा, सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस भी होगा। तो आपकी इस वाली जो टाइप्स ऑफ ये आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। ट्यूबोटिम्पैनिक इज अ सेफ टाइप, बिनाइन टाइप। ठीक है। और ये हमारे पास एसोसिएटेड होती है सेंट्रल परफोरेशन में, और ये हमारी यूस्टेशियन ट्यूब और मीजोटेम्पनम के साथ एसोसिएटेड होती है। इसमें कोई हमारे पास सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। टिको एंट्रल आपकी अनसेफ टाइप होती है, पोस्टोस्पीरियर टाइप हमारे पास क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे होती है, और एटिक को इन्वॉल्व करती है। इसमें आपके पास मोस्टली कोलेस्टिटोमा आपको मिलता है, ग्रेनुलेशंस मिलते हैं। ठीक है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होते हैं। डिफरेंस हमने देख लिए। उसके बाद ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप की कॉज क्या होती है? ठीक है। तो आपने याद रखना है कि मैंने जो आपको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी मिडल एयर में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता पस्सी हो जाता है, उसमें से फिर हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है परफोरेट हो जाती है। तो वो जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को अगर हम ट्रीट नहीं करते, वो जो परफोरेशन हमारे पास होती है उसमें मोस्टली आपकी ट्यूबोटिम्पैनिक वाली परफोरेशन होती है, जो मैंने आपको बताया सेंट्रल परफोरेशन। ठीक हो गया। मैं दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है ट्यूबोटिम्पैनिक जो परफोरेशन होगी इस साइड पे, वो क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास जो है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया था पेशेंट को, उसका मिडल लेयर जो है वो पस के साथ बड़ा हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इधर से सारा पस जो है वो बाहर आई और सेंट्रल परफोरेशन हो गई। ठीक हो गया। तो मोस्टली हमारे पास उसकी वजह से ट्यूबोटिम्पैनिक परफोरेशन होती है। या हमारे पास किसी पेशेंट को पहले से जो है उसके टॉन्सिलाइटिस हुआ था, या एडिनाइटिस हुआ था, एडिनॉइड्स थे उसके स्वोलन वगैरह। ठीक है। उसकी वजह से वो इन्फेक्शन जो है वो हमारे मिडल ईयर में आ गया, और जी उस मतलब वो ईस्ट्रेशन ट्यूब के थ्रू, और जी हमारी आके जो है ना उसने परफोरेशन कर दी। इसके अलावा हमारे पास जिनके अंदर म्यूकोइडोटोरिया बहुत देर से एलर्जी होती है, मतलब ये 3 चीज़ें हैं। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो एडेनॉइड्स या टॉन्सिल वगैरह बने हों, ठीक है, असेंडिंग इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या आपकी एलर्जीज़ हो सकती हैं। इन तीनों की वजह से जो आपका कॉमन होता है वो ट्यूबोटिम्पैनिक परफोरेशन होती है। ठीक हो गया। उसके बाद जी हमने देख लिया कि इसमें हमारे पास परफोरेशन आपको पार्स टेंसा में मिलती है ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप में। इसमें आपके पास जो है ये मिडल ईयर म्यूकोसा क्या होगा, आपके पास एडिमेटस मिल सकता है, आपके पास यहाँ पे पॉलिप्स होते हैं वो पेल होते हैं, ऑसिकुलर चेन यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट मतलब इतनी ज़्यादा नेक्रोस नहीं होती। ठीक है। थोड़ा बहुत हमारे पास होता है, लेकिन इसमें जो आपका एमसीक्यू आपने याद रखना है कि मोस्टली जो आपके अगर नेक्रोसिस हो ऑसिकुलर में, तो सबसे ज़्यादा कॉमन किस में होती है? लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस। दिस इज़ योर एमसीक्यू कि अगर नेक्रोसिस हो जाए इनकी वजह से, तो वो हमारे पास मोस्टली लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस को इन्वॉल्व करती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है हम बात करते हैं कि टिम्पैनोस्क्लेरोसिस हो सकता है इसकी वजह से कि हमारे पास जो है मिडल ईयर में इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे हमारे पास बहुत देर से इन्फेक्शन चल रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्कारिंग स्टार्ट हो गई। स्कारिंग स्टार्ट हो गई तो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक जगह रुक गई। ठीक है। उसमें टिम्पैनोस्क्लेरोसिस हो गई स्कारिंग की वजह से, और वो मोबाइल नहीं रही। ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है? फाइब्रोसिस हो सकते हैं, एडहेजन्स हो सकते हैं। यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजी क्या है, वो सारे बैक्टीरिया, प्रोटिया, सुडोमोनास वगैरह नॉट सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो हमारे पास जो है इस तरह से होती है, ये वाला हम कर लेते हैं कि क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया जो है इट कैन बी म्यूकोजल डिजीज़ या स्क्वेमोजल डिजीज़। ठीक है। अगर तो ये म्यूकोजल डिजीज़ होती है तो इसमें जस्ट आपने याद रखना है, अगर तो इन्फेक्शन होगा तो उसको हम एक्टिव कहेंगे, अगर इन्फेक्शन नहीं चल रहा तो उसको हम कहेंगे इनएक्टिव। ठीक है। इन्फेक्शन चल रहा होगा तो परफोरेशन नहीं होगी, अगर इन्फेक्शन नहीं चल रहा होगा तो परफोरेशन हो गई होगी। ठीक है। परमानेंट परफोरेशन इनएक्टिव में। हील्ड में क्या होता है, वो ठीक हो जाती है और एडहेसिव हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्क्वेमोजल होता है, जिसमें हमारे पास कोलेस्टिटोमा बन रहा होता है और डिस्चार्ज हो रहा होता है, या हमारे पास रिट्रैक्शन पॉकेट्स बन गई होती हैं। जस्ट आपने इसको रीड कर लेना है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं हमारी जो
परफोरेशंस होती हैं वो कौन-कौन सी होती हैं। अगर तो हमारे पास जो है जो हमारे पास है ये आपको पता है ना ये वाला जो आपका हैंडल ऑफ मेलस होता है इधर, ठीक है? अगर तो उसके आगे परफोरेशन होगी तो उसको हम इंटीरियर परफोरेशन कहेंगे, अगर उसके पीछे होगी तो उसको हम पोस्टीरियर परफोरेशन कहेंगे, अगर तो उसके नीचे होगी तो उसको हम इंफीरियर परफोरेशन कहेंगे। और अगर ये सारी मिल जाती हैं, ठीक है? एंटीरियर, पोस्टीरियर और हमारी इंफीरियर, तो इस सब को हम कह देंगे सेंट्रल परफोरेशन, ठीक है? सब टोटल जो होता है ना आपको पता है ये जो हमारी पास इसका रिम होता है हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, इसको हम एनुलस कहते हैं। अगर तो हमारे एनुलस को इन्वॉल्व नहीं किया और पूरी जो है पार्स टेंसर को इन्वॉल्व कर लिया है तो उसको हम सब टोटल परफोरेशन कहते हैं। और अगर उसने हमारे एनुलस को भी परफोरेट कर दिया, मतलब वो भी हमारे पास जो है इन्वॉल्व हो गया, तो उसको हम टोटल परफोरेशन कहते हैं। एटिक परफोरेशन क्या होगी, जो हमारे एटिक वाले रीजन में होगी। और पोस्टरोस्पीरियर जो हमारे परफोरेशन होगी वो हमारे पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट में होगी, ठीक हो गया? ये होगी परफोरेशंस। उसके बाद जो है हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप में आपका जो ये डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और म्यूकस वाला होता है और उसमें से स्मेल नहीं आ रही होती। हियरिंग लॉस की बात करें तो इसमें हमारे पास मोस्टली कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है, सेंसोरी न्यूरल इतना ज़्यादा नहीं होता। और इसमें एक फिनोमिना होता है राउंड विंडो फील्ड शील्डिंग इफेक्ट, वो मैं आपको बता दूँगी बाद में, ठीक है? अच्छा, परफोरेशन यहाँ पे अगर हम देखें तो परफोरेशन यहाँ पे जो होती है मैंने आपको बताया वो है हमारे पास पोस्ट एंटीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट में होती है और सेंट्रल परफोरेशन होती है, ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिडल ईयर म्यूकोसा, वो आपको यहाँ पे एडेमेटस मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं कि हमने असेसमेंट कैसे करनी होती है। कि असेसमेंट सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ये देखें, ये डॉक्टर जो है उसके कान के अंदर माइक्रोस्कोप रख के देख रहा है उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में आपको क्या नज़र आएगा, वो क्या क्या देखेगा माइक्रोस्कोप में, वो देखेगा कि कोन ऑफ लाइट है कि नहीं, वो देखेगा रेडनेस है कि नहीं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, वो देखेगा ग्रैनुलेशन या पॉलिप्स हैं कि नहीं। अगर तो ग्रैनुलेशन है तो इट मीन्स दैट कि वो हमारे पास मोस्टली आप कंसिडर करेंगे एटिकोएंट्रल टाइप में। पॉलिप्स देखेगा कि रेड एंड फ्लैशी हैं तो वो हमारे पास होंगे एटिकोएंट्रल टाइप में। और अगर हमारे पास पॉलिप्स जो है पेल है, इट मीन्स दैट ये हमारे पास जो है दूसरी वाली ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप है। इसके अलावा वो आपको वो क्या देखेगा, वो परफोरेशन देखेगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन किस जगह पे हुई हुई है, कौन से क्वाड्रेंट में हुई हुई है। अगर तो इंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट में होगी तो दैट इज़ ट्यूबोटिम्पैनिक, और अगर पोस्टरोस्पीरियर क्वाड्रेंट में होती है तो दैट इज़ द एटिकोएंट्रल, ओके। तो ये उसने माइक्रोस्कोप में चीज़ें देख ली। उसके बाद वो नीचे आएगा तो हमारे पास क्या चेक करेगा, वो हमारे पास हेयरिंग लॉस चेक करेगा कितना हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले वो ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट करेगा और फिर वो ऑडियोग्राम टेस्ट करेगा। ऑडियोग्राम मैं इसका अभी दिखाती हूँ आपको, उसमें आपको जो है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस मिलेगा मोस्टली। और बाद में जो है वो सेंसोरी न्यूरल भी हो सकता है जब वो अंदर चले जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाएंगे हम जो है मिडल ईयर की, तो हमें जो है नज़र आ जाएगा। हम एक्सरे मैस्टॉइड करवाएंगे जिससे हमें जो है ये पता चल जाएगा कि क्या हमारे मैस्टॉइड ईयर सेल्स इन्वॉल्व हुए हैं। सीटी स्कैन करवाएंगे टिम्पोरल बोन का, के देखेंगे इन केस ऑफ जो हमारे पास कोलेस्टिटोमा मोस्टली होता है। तो ये जो आपके पास चार चीज़ें हैं ना हमारे पास, माइक्रोस्कोप पे चेक कर लेना, ठीक है। जो है आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट कर लेना, आपके पास ऑडियोमेट्री कर लेना, कल्चर एंड सेंसिटिविटी कर लेना, और मैस्टॉइड एयर सेल्स को जो है देख लेना एक्सरे सीटी स्कैन से। ये सारे आप जो है दोनों में लिख सकते हैं, टिकोएंट्रल और ट्यूबोटिम्पैनिक दोनों की हमारे पास ये जो है ना इन्वेस्टिगेशन है। ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे आपने याद रखना है, जो आपकी ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप होती है उसकी ट्रीटमेंट आप मोस्टली मेडिकल करते हो, इसमें आपको सर्जरी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप पेशेंट की जो वो अंदर से डिस्चार्ज वगैरह हो रहा होता है उसको ओरल टॉयलेट कर लेते हो, ड्राई मॉपिंग के साथ साफ़ कर लेते हो सारा वो जो डिस्चार्ज हो रहा होता है। इसके अलावा उसको ईयर ड्रॉप्स दे देते हो, एंटीबायोटिक्स दे देते हो, जैसे कि हमने देखा कि बहुत से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है, वो हो गया। इसके अलावा सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स दे दोगे, आप प्रिकॉशंस कर दोगे पेशेंट को कि आपने जो है वो अपने कान के अंदर पानी वगैरह नहीं जाने देना, ठीक है। इसके अलावा आप कंट्रीब्यूटरी कॉजेज़ जो है वो कर लोगे, बिकॉज आई सेड दैट कि जो हमने डिस्कस किया कि जो ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप होती है उसमें एक्चुअली आपका जो है एडिनॉइड्स या टॉन्सिलाइटिस की वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट वैसे आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ता, लेकिन आप तब करते हो जब आपको पॉलिप्स या ग्रैनुलेशंस मिलते हैं तो उनको आप जस्ट रिमूव कर लेते हो। इससे ज़्यादा कोई सर्जरी वगैरह आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, ठीक हो गया। और इसमें जो सर्जरी आप कर सकते हो वो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होती है, जिसमें एक्चुअली आप मेरिंगोप्लास्टी करते हो। मेरिंगोप्लास्टी क्या होता है कि आप अपनी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो सुराख हुआ होता है उसको आप ठीक कर देते हो, ठीक है। मैंने इसको अभी पिक्चर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा ये रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में मोस्टली आप वो करते हो, मेरिंगोप्लास्टी कर देते हो, ठीक हो गया। ये हमारी होगी ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप। ओके, सो आपने अब मुझे बताना है कि ये कौन सी परफोरेशन है। ये आपके पास हैंडल ऑफ मेलस है तो ये कौन सी परफोरेशन होगी।
एंटीरियर परफोरेशन बिकॉज इट इज़ इंटीरियर टू हैंडल ऑफ मेलिस। और अगर ये यहाँ पे ना हो, यहाँ पे हो, तो पोस्टीरियर परफोरेशन, और अगर ये नीचे हो तो इन्फीरियर परफोरेशन। ठीक हो गया। ये आपके पास सारी सेंट्रल परफोरेशन की टाइप्स हैं बिकॉज ये सेंटर में हो रही है। ठीक है, पार्स टेंसा के अंदर ये कौन सी है हमारे पास, सेंट्रल परफोरेशन है। ठीक हो गया। उसके बाद ये कौन सी है हमारे पास, सब टोटल परफोरेशन है। क्यों? क्योंकि इसने हमारे एनुलस को इन्वॉल्व नहीं किया हुआ। ठीक है, ये सब टोटल है। इंटीरियर, इंफीरियर और पोस्टीरियर सारे हैंडल ऑफ मेलस के इर्द गिर्द फैली हुई है। ठीक है, ये भी आपके पास सब टोटल परफोरेशन है। उसके बाद ये कौन सी है, ऊपर की तरफ जो है पार्स पार्स फ्लैसिडा, पार्स फ्लैसिडा के अंदर जो है, इसको कौन से कहेंगे, एटिक परफोरेशन। ठीक हो गया। ये कौन सी है, ये पोस्टरो सुपीरियर। ठीक है, ये वाली जो खतरनाक टाइप हमने एटिको एंट्रल देखी है। और ये कौन सी होगी, ये एंटीरो इन्फीरियर होगी। ठीक है, एंटीरो इन्फीरियर हमारे पास ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप है। ये देखें, इसकी रप्चर हुई हुई है। चाहिए ऑडियोग्राम है दरअसल जो मैंने आपको बताना है। ये आपके पास जो है ना क्रोनिक सेपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया का ऑडियोग्राम है। इसमें देखें, ये आपके पास राइट एयर है और ये आपके पास लेफ्ट एयर है। ठीक है, रेड कलर का आपको राइट एयर दिखाया हुआ है और ये जो आपको ब्लू कलर का दिखाया हुआ है, दिस इज़ द लेफ्ट ईयर का। ठीक है, अब इसमें आपको दो लाइंस नज़र आ रही हैं और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको दो लाइंस, तो दैट इज़ द कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। मीन्स दैट आपको जो है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जो है मिडल ईयर आपको राइट ईयर में भी मिल रहा है और लेफ्ट ईयर में भी, बिकॉज आपको दो लाइंस नज़र आ रही हैं। फिर आपने चेक करना होता है कि क्या हुआ, मतलब देखिए, ये आपके पास लाइन जो है ना ऊपर वाली, ये एयर कंडक्शन की है और नीचे आपके पास जो है वो बोन कंडक्शन, सॉरी, ऊपर वाली बोन कंडक्शन की है और नीचे वाली आपके पास एयर कंडक्शन की है। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में जो गैप आ रहा है दोनों लाइंस के दरमियान में, वो कितना आ रहा है, इधर से मेजर करें। ठीक है, 10 से लेके 30 के दरमियान में 20 डेसिबल्स का गैप आ रहा है। ठीक है, यह आपने देख लिया, ऑडियोग्राम पढ़ना बता रही हूँ। ठीक है, तो और आपको क्या नज़र आ रहा है कि इसकी जो हमारे पास है ज़्यादा से ज़्यादा जो डेसिबल्स लॉस है हियरिंग, वो 50 डेसिबल्स तक है। ठीक है, 50 डेसिबल्स तक है, इससे नीचे नहीं है जा रहा। तो 50 डेसिबल्स तक का आपका हेयरिंग लॉस आता है इसमें, कंडक्टिंग हेयर लॉस। ठीक है, और ये भी आप नोट कर रहे होंगे कि हायर फ्रिक्वेंसीज़ तक जो है, मतलब ये ऊपर वाली आपकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं हर्ट्ज़ में, हायर फ्रिक्वेंसीज़ तक आपका जो है लॉस जा रहा है। सो ये आपका ऑडियोग्राम है जिसमें 50 डेसिबल्स का आपको हेयरिंग लॉस नज़र आ रहा है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस नज़र आ रहा है, दोनों कानों में नज़र आ रहा है, और हाई फ्रिक्वेंसीज़ में भी आपको हियरिंग लॉस जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद है ये आपके पास कल्चर एंड सेंसिटिविटी है, जो आपके पास डिस्चार्ज आ रहा है उसने, उसका आपने कल्चर ले लिया, तो ये आपकी जो है इन्वेस्टिगेशन में आती है। ठीक हो गया। उसके बाद हम करते हैं, ये एक्चुअली होती है मेरिंगोप्लास्टी, जिसमें आप क्या करते हो कि आप जो है अपनी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो होल होता है उसके ऊपर ग्राफ्ट लगा लेते हो। ठीक है, ताकि वो ठीक हो जाए। ठीक हो गया। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो द मेरिंगोप्लास्टी, जिसमें आपको जो है होल मिला था और आपने उसकी मेरिंगोप्लास्टी कर दी, ग्राफ्ट लगा दिया। ठीक है, सो ये आपके पास हो गया ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप का सारा। फिर एक लास्ट बात रह जाती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, राउंड विंडो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। दरअसल देखें, जब हमारे जो है ईयर कैविटी के अंदर ना फ्लूइड भर जाता है ना, मीन्स दैट जब पेशेंट का डिस्चार्ज हो रहा होता है ना बाहर की तरफ, परफोरेशन हुई है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, सारा डिस्चार्ज बाहर आ रहा है, उस केस में क्या होता है, पेशेंट कहता है मुझे ज़्यादा सुनाई देता है। ठीक है, ये दरअसल हमारे पास राउंड विंडो शील्डिंग इफेक्ट होती है। इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जो हमारी ये होती है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद हमारी मेलस होती है, फिर इनकस होती है, फिर स्टेपीज़ होती है, और स्टेपीज़ यहाँ पे ओवल विंडो होती है जहाँ से ये अंदर जाती है इनर एयर में। ठीक है, अब जो साउंड वेव्स आती हैं ना, वो इसी पैथवे से जाती हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मेलस, इनकस, स्टेपीज़ एंड ओवल विंडो। ठीक है, और ये जो नीचे होती है राउंड विंडो। ठीक है, साउंड वेव जो है यहाँ पे आके टकराती हैं अंदर की तरफ, इसको अंदर की तरफ पुश करती हैं, और जब साउंड वेव ऐसे गुजर के इधर आती हैं वापस, तो इसको बाहर की तरफ पुश करती हैं। ठीक है, ये नॉर्मल होता है, इससे हमें सुनाई देता है नॉर्मल। ठीक है, लेकिन अगर क्या होता है हमारे पास कि अगर यहाँ पे ड्राइनेस हो जाए ना, ड्राइनेस हो जाए मतलब यहाँ पे कोई फ्लूइड ना हो, तो इन लोगों को क्या होता है कि इन लोगों की जो साउंड वेव्स होती है ना, वो यहाँ पे भी टकरा रही होती हैं और यहाँ पे भी, मीन्स दैट ओवल विंडो को भी एक साथ स्ट्राइक कर रही होती हैं और साथ में राउंड विंडो को भी साथ में स्ट्राइक कर रही होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट कहता है कि मुझे जो है ना सुनाई कम दे रहा है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली तो हमारी ओवल विंडो को स्ट्राइक करना चाहिए था सिर्फ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे साउंड वेव्स जो होती हैं ये ट्यूबोटिम्पैनिक परफोरेशन में दोनों को स्ट्राइक कर रही होती हैं। ठीक है, ओवल को भी राउंड विंडो को भी सिमल्टेनियसली। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास पेशेंट के कान में पानी भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है,
ठीक है, फ्लूइड भर जाता है तो फिर क्या होता है, वो फ्लूइड जो है इसको क्लोज़ कर देता है, मीन्स दैट इसको दबा देता है, ठीक है। ये जो हमारे पास राउंड विंडो होती है, तो अब क्या होता है, हमारे पास जो साउंड वेव्स आती हैं वो उसी नॉर्मल पाथवे से गुजरती हैं, ठीक है, और हमारे पास नॉर्मल हियरिंग होती है। तो पेशेंट इसलिए कहता है कि जब डॉक्टर साहब, जब मेरे कान से पानी आ रहा होता है, जब मेरे कान से जो है वो डिस्चार्ज आ रहा होता है, तब मुझे ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है। दिस इज़ नाउन एज राउंड विंडो शील्डिंग इफेक्ट। ठीक हो गया। तो बाकी जो है हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट से।